अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी, डीएसटी मीडिया स्टूडियो दुबई से आप लोगों की खिदमत में हाजिर। सक्सेस स्टोरी के एक नई एपिसोड आप लोगों के सामने है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। उसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, सड़क से बोतलें भी उठाई, ऑफिस बॉय का काम भी किया। उसके बाद ऑफिस बॉय का काम करने के बाद एक स्टोर में जो है हेल्पर के तौर पे काम किया, फिर स्टोर के मैनेजर बने और पाकिस्तान में फिर 2 कंपनियां बना ली। ये तपस्या जो है वो मेहनत की वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो दुबई आए और दुबई आने के बाद फिर एक कंपनी बनाई, फिर नाम कमाया और आजकल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बतौर पॉडकास्टर जो है वो भी जाने और पहचाने जाते हैं। मैंने उनको जब सोशल मीडिया के ऊपर देखा तो मैं उनकी वॉइस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उनके पॉडकास्ट के अंदाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूं। लेकिन जब उनकी मैंने इंस्पिरेशनल स्टोरी उनसे सुनी तो मुझे मज़ा आ गया। आप लोगों से रूबरू करवाते हैं उमर मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपकी जो है वो तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, क्योंकि हम लोग शुरू से मेरा ये एटीट्यूड रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सीखता रहूँ। तो जिस वक्त मेरा आपसे रब्ता हुआ तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि सीनियर लोगों के साथ काम करके मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं कुछ सीखने वालों में से रहा हूँ। सर जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ा सा बताइए, जैसे कि हमने अपने इंट्रो में बताया है कि आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। रावलपिंडी के मलक आपने कहा ना, उमर मलिक। अब मलकों में भी 2 किस्में होती हैं, एक तेली मलक होते हैं और एक अवान मलक होते हैं। थोड़ा सा ये भी एलेबरेट कर दीजिए अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को, और फिर अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हम लोगों का जो गांव है वो गुरड़ा शीफ है, जो गुरड़ा शीफ पीर मेरे रीशा साहब का दरबार है, वो साथ हमारा गाँव है। और उसके बाद हमारी अवान बरादरी है, उसके बाद मलक, क्योंकि तखल्लुस के तौर पे हम लोग बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस हवाले से लिखा। हम लोग के वालिद साहब मेरे मूव हो गए थे तकरीबन 80-85 में पिंडी वाली जगह पर ना, तो फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए, वहाँ पर रहना शुरू हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी बरादरी जो सी है पिंडी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्रिया तौर पे कहता हूँ कि हम पिंडी पोए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैंने लाइफ का जो स्टार्ट किया है, मैं अपने कुछ बचपन की चीज़ें जी बिल्कुल लाजमी शेयर करना, सिर्फ इसलिए कि लोग क्योंकि मीडिया देख रहे होते हैं, सारे चैनल्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर मेरे अपना भी क्योंकि चैनल्स हैं, आपके भी चैनल्स बिल्कुल हैं। ऐसे ही वो ये यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं कि मैंने कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करवानी है, नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो आज भी कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए मैं शायद ये पहली दफ़ा किसी के साथ ये इतनी रियलिटी बेस्ड अपनी चीज़ें शेयर करूँगा। मैं बेसिकली मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ, और 2006 में मैंने ब्लैक बेल्ट ली थी फ्रॉम WTF, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से। माशाल्लाह। तो शुरू से ही मेरा लगाव ये था कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जो नॉर्मल लोग जो एक कंफर्ट लेवल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मैंने वो नहीं करना। सही है। मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया, क्योंकि मार्शल आर्ट का बचपन से ही मुझे शौक़ था, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वालिद साहब मेरे 95 में इंग्लैंड चले गए थे। सही। वो 10-12 साल वहाँ पे रहे, फिर मेरा भाई चला गया, वो भी उधर ही रहे। तो मैं शुरू से अब वालिद साहब को कहता था कि मैंने क्लब ज्वाइन करना है, कराटे क्लब ना। सही है। तो शुरू में जाहिर सी बात है हम लोग वहाँ से मूव हुए, तो थोड़ा सा था कि नहीं, अब बड़े होकर लड़ाई करना शुरू करोगे, कि नाम भी मेरा उमर है, तो उस हवाले से फिर जो जज्बाती भी है कहता है। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, फिर मैं तकरीबन 6 महीने क्लब के गेट के बाहर ना खड़े होके सही है देखता रहा, जाता रहा। वालदा मेरी पूछती रही हैं कि आप किधर जाते हैं, तो मैंने कहा जी मैंने क्लब ज्वाइन करना है। फिर वही सही है, हर बंदे ने जिस टाइम बात मनवानी हो तो अपनी वालदा के जो है वो ऐसे ही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी क्लब ज्वाइन करना मैंने। सही है। बड़ी मेहनत के बाद, मेरी मुशक्कतों के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लगन के साथ मैंने क्लब ज्वाइन किया था, तो उसी लगन के साथ मैंने मार्शल आर्ट में परफॉर्मेंस भी दिखाई। माशाल्लाह। मैं तकरीबन 12 साल का था कि 13 साल का था, तो तब से मेरा ये एक राय है कि मैंने कोई ना कोई हार्ड वर्क अपना करना। सही है। तो मैंने 1 साल में ब्लैक बेल्ट ली थी, जो कि ये 2 साल में जाके कोर्स मुकम्मल होता है। अच्छा माशाल्लाह। फिर मैंने, क्योंकि एज अ फाइटर मैंने ज्वाइन किया था। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने क्लब फाइट की, डोमेस्टिक लेवल पे जितनी फाइट्स थी वो की, फिर नेशनल चैंपियनशिप खेली, मैंने गोल्ड मेडल लिया, माशाल्लाह, ब्राउन मेडल लिया, मेरे पास सिल्वर मेडल हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर उसके बाद करते करते स्टडी की तरफ आया। स्टडी में क्योंकि मैं इतना कोई बेहतर नहीं था। अच्छा, नहीं तो ये उस वक्त आप कौन सी क्लास में थे जब जो है वो आप कराटे की तरफ गए? उसकी वजह ये है कि इंस्पिरेशन तो कोई ना कोई होती है कराटे में, कि आप टीवी पे किसी को देखते थे या कहीं फ़िल्म देखने का मौका मिल गया और वहाँ पे देखा कि यार हीरो जो है वो बड़े अच्छे कराटे खेल रहा है और मार कुटाई कर रहा है। तो इस तरह की क्या इंस्पिरेशन क्या थी और किस उम्र में हुई थी? इंस्पिरेशन ये थी कि मेरे दादा अबू कबड्डी के प्लेयर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। स्पोर्ट्स हमारी फैमिली में है सारा। ठीक है। अच्छा, तो मेरे ताया अबू जो हैं वो स्पेशल सर्विस में रहे हैं। सही है। मैं बॉक्सिंग उनकी देखता था। सही है। और कबड्डी के मामला जो उनसे थे वो दादा अबू से मेरे थे, वो क्योंकि वो सही है, जीन्स में जो है वो ब्लड में आ गए थे। ऐसा ही है। तो बस उस हवाले से भी मेरे अंदर था कि यार अगर सारे स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं। एक क्रिकेटर है, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो मेरे चाचू हैं। अच्छा, तो बड़ी मैं ये अगला सवाल ये करने लगा था कि जो आपकी जनरेशन है या हमारी जो जनरेशन है उनका जो पैशन होता है वो तो क्रिकेट होता है, कराटे वाला सीन जो है वो तो है कोई नहीं। वो असल में इसलिए कि मेरे साथ क्योंकि मेरे दादा के साथ वक्त अटैचमेंट मेरी ज़्यादा थी। फिर वो वाक़यात सुनाना, फिर अपने गांव के नंबरदार भी थे शरीफ के। सही है। तो उस हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो दादा से प्रोडक्टिविटी जो सी थी वो मैंने अडॉप्ट की थी। सही है। तो वो मैंने ज्वाइन किया क्लब, फिर मैंने नेशनल डोमेस्टिक लेवल पे भी खेली, फिर मैंने यहाँ पे भी आया मैं खेली। ये स्टोरी आपको बाद में शेयर करते हैं। फिर तकरीबन मैं जिस टाइम मैट्रिक में पहुंचा तो मैट्रिक में मेरा सीन ये बना कि तवज्जो मेरी सारी इस साइड में थी। सही है। तो ज़्यादा मैं कोई पढ़ाई में इतना लगाव नहीं रखता था। माशाल्लाह अभी ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि चलो फनी चीज़ निकल आएगी। मैं पहली दफ़ा मैट्रिक में साइंस रखी, मैं फंस गया, फेल हो गया। दूसरी दफ़ा आर्ट्स रखी, वहाँ पे फंस गया, फेल हो गया। मैंने 6 साल लगातार मैट्रिक के पेपर दिए। मतलब जिनको नहीं पता उनको ये बता देते हैं कि उमर मलिक जो है, जो आज पॉडकास्टर भी हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो जो है वो 2 दफ़ा साइंस में भी फेल हो गए थे और आर्ट्स में भी फेल हो गए थे। 6 साल लगातार पेपर दिए। 6 साल लगातार। लेकिन ये ना देखें कि मैं फेल हो रहा हूँ, ये देखें कि मेरी मुस्तकिल मिजाजी है। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो है वो मतलब एक रिकॉर्ड कायम की है कि नहीं यार जो है वो मुसलसल। एक तरफ आपकी इतनी जो है वो जुर्रतमंदी कि आपने 2 साल का काम जो कराटे वाला है वो 1 साल में मुकम्मल करके ब्लैक बेल्ट हो गए, और दूसरी तरफ जो है वो पढ़ाई की तरफ चूँकि तवज्जो नहीं थी और आपने 6 सालों का चलें अल्लाह अल्लाह करके आपने मैट्रिक कर ली। मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह वो की मैंने इस तरह के, क्योंकि साथ साथ मेरी एज भी आगे जा रही थी। सही है। वो सीनियर लोगों के साथ मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं जो मार्शल आर्ट में भी हैं, रियल लाइफ में भी हैं, मेंटोर होते हैं, आपके कोच सही है, ऐसे ही। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। जैसे जैसे ये जाते गई तो मेरे वालिद साहब क्योंकि सारी ज़िंदगी इंग्लैंड रहे। सही है। तो इंग्लैंड से सीन ये था कि वहाँ से पैसे आ जाते थे। सही है। ये 2005-2003 की बात है, क्योंकि उस टाइम पाउंड का रेट भी ओवर होता था, तो हमें इशू नहीं था कि यार वहाँ से इनकम आ रही है। लेकिन मेरे अंदर वो शुरू से एक थी कि यार ये तो वालिद साहब ने किया ना, मेरी जो इंडिपेंडेंटली मेरी जो एफर्ट्स हैं वो क्या है। उसके लिए फिर मैंने कुछ वक्त के लिए जॉब ढूंढना शुरू की। सही है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सेंटोरस उस टाइम बन रहा था। सही है। सेंटोरस इस्लामाबाद जो मॉल है, मैंने मैट्रिक मेरी थी नहीं। सही है। मैंने 250 CV कॉपी करवाई थी। ओके। जितने स्टोर थे F7 में, सही, और जितने थे सेंटोरस में, मैंने सारी जगह बाय वॉक जाके डोर टू डोर अपनी CV ड्रॉप की। और मजे की बात, एक बंदे ने भी जॉब नहीं दी। सही। मैं बड़ा परेशान। सर वो आपको कैसे देता? आप तो मैट्रिक पास ही नहीं थे। हाँ। मैट्रिक पास वहाँ पे ऑफिस बॉय तो छोड़ा, वो क्लीनर नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं सोचूं या अल्लाह मैं क्या करूँगा, जॉब भी नहीं है। अब घर से भी मैं एक वो ऐद ले के निकलूँगा, मैंने कुछ करना है। सही है। तो मेरे साथ सीन ये हुआ कि उस वक्त सोच रहा था, बैठा हुआ था 3rd फ्लोर पे बैठा हुआ था उस टाइम, खाड़ी वहाँ पे ब्रांड के सामने बिल्कुल एक टेबल था। सही है। मैं सोच रहा था यार ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। सही है। मैं जनरली आपको ये वो रियलिटी है जो मैंने आज तक शेयर नहीं की। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा यार ख़त्म। मतलब इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, और आपने कहा कि मैं खुदकशी कर लूं। 250 दरवाजा खटकाए बंदा, तो एक बंदा भी दरवाजा नहीं, कोई मुंह ना लाए। मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया, ऐसा गुनाह कर दिया है कि मुझे कोई भी बंदा नहीं पूछ रहा। तो एट दी एंड एक मुबशिर भाई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बैठा हुआ था, वो अपनी शॉप से कहीं वापस आ रहे थे लंच ब्रेक पे। मैं बड़ा परेशान, मेरे से पूछते हैं लड़के क्या बात है। उसका अंदाज भी उस्ताद का यही है, मैं उस्ताद कहता हूँ उसे, और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़े बुरे वक्त में उन्होंने हेल्प की मेरी। क्या बात। उन्होंने मुझे कहा कि क्या वजह है, क्यों परेशान है। तो मैंने कहा भाई
जॉब नहीं मिल रही यार, क्या करूं। वही एक बंदा डिप्रेस लेवल में गया होता है, क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो जो टीनेजर की जज्बात होते हैं उस हवाले से मैं चल रहा था। तो उसने मेरे से पूछा उस्ताद ने कि क्या वजह है, क्यों परेशान है। मैंने कहा ये मसला है, जॉब नहीं है। तो कहते हैं मेरे पास जॉब तो नहीं है, लेकिन मेरे स्टोर में ऑफिस बॉय की जॉब है, वो अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जॉब का क्या पैटर्न होगा। अब मुझे जो घर में अम्मा बेड पे आके मुझे खाना दे रही हैं, वही जो पाकिस्तान का एक ट्रेंड होता है, हम चाय भी हमारी, नाश्ता भी हमारा सारा बेड पे मिल रहा है, वो एक घर का माहौल। क्योंकि इंग्लैंड से अब्बू का सीन चल रहा था, तो वो तो मसला नहीं था। अब उस आसाइशों को छोड़कर जिस टाइम मैं रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आया ना पहली जॉब की, तो मुझे सबसे पहले उस्ताद जी ने ये कहा था कि वो मॉप पड़ा हुआ पोछा, उसको उठाओ, वो पहले ज़मीन पे लगाओ, ये शीशे हैं, ये इतना क्लीन होना चाहिए कि मेरा फेस बीच में चमके। ज़बरदस्त। मैंने वो पहली असाइनमेंट ही जो है, पहली असाइनमेंट ही वो नफ्स को ऐसा उसने रगड़ा दिया कि उसने कहा नहीं भाई, सारी इज्जत मजरू कर दी। सही बात है कि जो बंदा जो है वो इंग्लैंड के पैसों से अयाशी कर रहा हो, और जब वो बाहर जाए और उससे पता चले कि भाई किन्ने 20 100 होता है कि यहाँ पे नौकरी में जो है वो आपको पोछा भी मारना पड़ेगा और चाय भी बना के देनी पड़ेगी। बस उन्होंने फिर मुझे स्टार्टिंग में चीज़ सिखाई। पहले तो मैंने जिस टाइम वो मॉप लगाना शुरू किया, तो ये वो होता है ना नफ्स पे, जिस टाइम आपका प्रेशर आता तो ऐसे तो या अल्लाह मैं किन आसाइशों से कौन सी आजमाइश मेरे से ले रहा तू। सही है। तो मैं वहाँ पे सोच रहा था, रो रहा भी था पहली दफ़ा जिस टाइम मॉप लगा रहा था और शीशे साफ कर रहा था। घर में कभी काम नहीं किया, उसके बर्तन इधर उधर रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम वाले भी लोग थे, करने वाले थे, तो सिस्टम चल रहा था। खैर वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया। तो बशीर भाई उन्होंने बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे ऑफिस बॉय रख के, सही है, मैंने शीशे साफ़ करना चाहिए, लेकिन मेरे पंक्चुअलिटी और मेरा उन्होंने टाइम फ्रेम देखा कि यार ये लड़का सीरियस है काम में, लेकिन इसको प्लेटफॉर्म नहीं है कोई। कॉटन जिनी ब्रांड का नाम था लाहौर का। तो वहाँ पे मैं एज ऑफिस बॉय काम शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे मैनेजमेंट की चीज़ें सिखाई जो कि कोई भी नहीं सिखाता। बिल्कुल ऐसे ही। मैं जिस टाइम फ्लोर पे होता था, अल्हम्दुलिल्लाह चोरी शिकारी का वो शुरू से एक वालिद साहब ने तरबियत नहीं इस तरह की। बिल्कुल सही है। तो स्ट्रेट अवे हम लोगों ने काम सीखा, जो रियलिटी थी वो सामने रखी। उन्होंने मुझे मैनेजमेंट सिखाई। तो मुझे पता चला कि कुछ शॉप्स में ना हायरिंग हो रही है। मैंने वहाँ से फिर स्टार्ट किया। अच्छा, मेरी सैलरी जो पहली लगी थी, मैं यहाँ पे बड़ा ओपनली शेयर, 8,000 थी मेरी पहली सैलरी। उस पहली सैलरी में ये था कि क्योंकि मैंने घर से थोड़ा सा साइड पे हो गया था, सही है, मैंने कहा जी मैंने खुद कुछ करना। सही है। तो इस्लामाबाद G7 में खड्डा मार्केट है, वहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट है। सही है। उस फ़िल्टर प्लांट शायद आज भी है या नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। वहाँ पे मैं तकरीबन 8 महीने, मैं और इंज़माम लड़का है, हम दोनों वहाँ पे रहे हैं। और रहे ऐसे हैं कि वहाँ मोटर के पीछे एक जगह थी, वहाँ पे हम लोग सोते रहे हैं दोनों। अल्लाह, 8 महीने लगातार मैंने रोज़े रखे हैं। यार ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है ना उमर मलिक, ये मतलब जितने भी हमारे देखने वाले हैं, कि मैं दरमियान में लुकमा दे दूं कि भाई आपका बड़ा भाई बाहर, आपका वालिद बाहर, और इतनी ज़्यादा जो है वो खुद एतमादी अपने ऊपर कि यार मुझे खुद कुछ बनना है, उन पैसों के ऊपर अय्याशी नहीं करनी जैसे आम रूटीन में हमारे बच्चे जो है वो कर रहे होते हैं। ये किस कदर जो है वो मेहनत है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में कुछ आप जिस टाइम बुज़ुर्गों के साथ या उस्तादों के साथ आप रहते हैं ना, तो वो बड़ा एक आपका इम्पैक्ट होता है। आप बुरों की सोबत में बुरा सीखते हैं और अच्छों की सोबत में आपको जो है। मेरी गुड लक ये थी कि मुझे जो मार्शल आर्ट के उस्ताद मिले थे ना, सही है, सर सना नाम है उनका और सर शौकत फजल नाम है उनका, वो उन्होंने तरबियत ही ऐसी की, तो ना उन्होंने आज तक सिगरेट की तरफ जाने दिया, माशाल्लाह, ना शराब वाले चक्कर में जाने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि मैं अभी 34 ईयर्स का हूँ और मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, ना मैं इस तरफ जाता हूँ। क्योंकि शुरू से उन्होंने मार कुटाई वाला सीन ही इतना रखा, मैं खुद फाइटर था। उन्होंने कहा अगर तू ये इन कामों में पड़ेगा तो हमारा एक क्लब का नाम भी है और फिर तेरी अभी ग्रोथ हो रही है, तो इस एज में तू अगर इन कामों में पड़ेगा तो नहीं कर सकेगा। खैर कट इन शॉर्ट ये कि मैंने इंजमाम के साथ हम लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू किया। 8 महीने मैंने बड़ी सख्ती देखी, क्योंकि 8,000 सैलरी थी, 5,000 मेरा किराया लग जाता था और 3,000 बचता था, जिसमें मैं और इंजमाम 1,000 रुपये की खजूरें लेते थे। अल्लाह, और 2,000 के कुछ कपड़े, कुछ ये कुछ बैकअप के लिए हमने रखा हुआ होता था। सही है। बड़ा वक्त वहाँ पे गुजरा। फिर वहाँ पे एक आंटी थी। अच्छा, मैं ये इसलिए चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनको एक अंदाज़ा होगा। उस मार्केट के साथ ना, वो फिल्टर प्लांट के साथ एक पार्क था। पार्क के सामने आज भी एक वाइट कलर का घर है। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ। तो वहाँ पे एक मैडम साहिबा रहती थी। उन्होंने अपने लिए एक वो जर्मन शेफर्ड के क्या होता है, कोई कुत्ता शुत्ता वो रखा हुआ था। सही है। अच्छा, मैं वहाँ से गुजरता था, हम लोग वहाँ पे रहते थे, हमें आइडिया तो था कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपने जो माशाल्लाह
वो जो पेट उन्होंने रखा हुआ था, कुत्ते को जो खाना डालते थे, उसको कोई बचे हुआ खाना भी कई दफ़ा हमें उन्होंने पेश किया। अरे वो मैं बड़ा रोता था, मैं या अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश से गुजारेगा, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलना है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं बहुत छोटा था। तो मैं वो जिस दर्द से गुजरता था, वो तकलीफ़ जो थी ना मेरी, तो मैं वो फील करता था कि फिर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है, ये मेरे पे आजमाइश। सर अगर ये चीज़ें ना होती तो आज आप मेरे सामने ना बैठे हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि आज आप एक शख्सियत बनकर बैठे हैं कि मुझे आपको जहमत देना पड़ी है कि मुझे आप इंटरव्यू दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। उस जो औरत थी उसने भी अपना एक एटीट्यूड दिखाया कि ये होता है, वो होता है। मैं इन सारों को बोलना चाहूँगा, आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी कोई बंदा दरवाजे पे आए ना, तो अगर कोई बंदा झुका हुआ है तो उसे गिरा हुआ ना समझें, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में अल्लाह ताला ने उसका हाथ ऐसा पकड़ना है कि वो आप सोच भी नहीं सकते वो किधर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास जिस टाइम ऑफिस बॉय का काम करता था तो पैसे इतने खास बचते नहीं थे। फिर वो आपको पता है कि दोस्ती यारी भी पैसों के साथ चलती है। जहाँ पे आपने बैठना है, एक दफ़ा आप खाओगे, दूसरी दफ़ा जो है वो आपको भी खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो चल नहीं सकता। तो मैं क्या करता था कि जो टाइम बच जाता था, जो पीर वदाई मोड़ है हमारा, वहाँ से लेकर पीर वदाई अड्डे तक, मैंने वहाँ से प्लास्टिक की बोतलें उठाई। सही। पैसे बचाने के लिए वहाँ से बड़ा लंबा मैंने टूर किया, पैदल जाता था मैं, इंजमाम दोनों। आज वो मुझे सुन रहा होगा, कश्मीर में, आई डोंट नो वेयर इज एग्जैक्टली ही इज राइट नाउ। तो मैं वहाँ से बोतलें वगैरह उठा के प्लास्टिक की वो बेचता था, कुछ सेविंग वो थी। सही है। फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 से मैंने जो जॉब सेल एडवाइज़र के लिए अप्लाई किया, वो मेरी सेल एडवाइज़र टिम्बरलैंड, सफ़ा मॉल उस टाइम ओपन हो रहा था, टिम्बरलैंड पहली मेरी जॉब थी जिसमें मैं सेल एडवाइज़र वहाँ पे गया। तो 8,000 से मेरी 12,000 सैलरी हुई। मतलब 4,000 की जो है वो आपको प्रमोशन ही मिली। तो आपको पता है कि जिस टाइम 8,000 से 4,000 और ऊपर जाता है ना, तो बंदे का मोटिवेशन लेवल इधर चला जाता है। ऐसे ही है। अब उस टाइम मेरे लिए 12,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि एक बंदा स्ट्रगल फेज से गुजर रहा होता है, उसे अंदाज़ा होता है। तो मैंने वहाँ पे फिर सेल एडवाइज़र का काम शुरू किया। वहाँ पे जिस टाइम मैंने आहिस्ता आहिस्ता वही मैनेजमेंट स्किल्स थे जो उनसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखे थे। इसी दौरान मैं साथ साथ अपनी तालीम को भी फोकस कर रहा था कि यार पिंडी बोर्ड के मैट्रिक के पेपर देने हैं, वो भी पेपर आए हुए ये कर रहे थे। अच्छा, इसी दौरान मैंने मैट्रिक के भी पेपर दिए। सही है। प्राइवेटली। फिर मैंने साथ सेल एडवाइज़र के लिए जिस टाइम अप्लाई किया तो मेरे पास कुछ पैसे बचना शुरू हो गए। सही है। रोज़ों का जो बोझ था, बोझ तो नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी थी अल्लाह की कि मैं उसको जो पैसे थे वो बच जाते थे मेरे पास। सही है। उसके बाद मैंने सेल एडवाइज़र से सीनियर सेल एडवाइज़र, फिर फ्लोर इंचार्ज, फिर मैनेजर। सही है। फिर एक स्टोर का मैनेजर, इसी के पास फिर दूसरा स्टोर था इसी ग्रुप के पास, क्रॉक्स के नाम। सही है। फर्स्ट फ्लोर पे था सफ़ा मॉल के। फिर मैंने वो दूसरा स्टोर भी देखा। फिर करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी जो सी है वो 60,000 तक चली गई। माशाल्लाह। 60,000 तक जब गई मेरी अचीवमेंट। जब आपकी सैलरी 60,000 तक गई तो तालीम कहाँ तक गई थी उस वक्त? तालीम उस वक्त मैंने मैट्रिक की। फिर मेरा क्योंकि मैं तारीख का बहुत खोजी बंदा हूँ। सही है। मुझे एक चीज़ होती है, क्योंकि जितनी हार्डशिप मैंने देख ली थी, स्ट्रगल देख ली थी, तो मुझे ये ज़रूर था कि यार आइडियल लोग ज़रूर इस चीज़ों से गुजरे होंगे। क्योंकि समझदार बंदा कभी भी, मैं ये कहता हूँ कि वो अगर मगर चूंकि चुनाके के चक्कर में फंसा रहता है। बिल्कुल ऐसे पागल बंदे कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही है। जब तक आप अपनी कामयाबी को पागलपन से नहीं लेंगे कि आपने ये करना ही करना है, और वो घोड़े की आंखों के करीब ना वो एक वो लगा देते हैं कि आपने मंजिल की तरफ फोकस करना, मुतय्यन हो जाए आपकी। तो मेरा फोकस यही था कि यार अब अगर घर से निकले ना तो कुछ करना ही करना है। सही है। तो वो 8,000 का मुलाजिम इस टाइम 60,000 पे पहुंचा ना। सही है। तो अब मैं सोच रहा था कि क्योंकि मेरी लास्ट मैंने जो सेल थी 2 करोड़ की सेल देनी थी टिम्बरलैंड को, मैंने 1,95,00,000 रुपए उनको कमा के दिया 1 महीने में। सही है। इस टाइम क्लोजिंग की, ये ऑडिट वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हुई। मैं सोच रहा था यार अगर 2 करोड़ मैंने इनको कमा के दे सकता तो मैं अपने क्यों नहीं कमा सकता। मतलब उसने मेरी काबिलियत दे के मुझे 60,000 दे रहा है, तो मैं अपनी काबिलियत को क्यों नहीं पहचान रहा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तरफ शुरू से, मेरे वालिद साहब की तरफ से लगाव था, वालिदा की तरफ से लगाव था। मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही पंजतन पाक का वसीला हमारे पे ऐसा रहा है। मैं बड़े ओपनली ये बात करता हूँ, मालिक की करम नवाजी है, सईदा कायनात का सारी ज़िंदगी सदका खाया है और आज भी खा रहे हैं। मैं शुरू से मेरा उस तरफ मेरा बहुत झुकाव रहा है
बिल्कुल सही। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के तवस्सुल से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैं जब उनको 1 करोड़ कमा के दे सकता था तो फिर मैंने ये सोचा मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ। वहाँ पे ब्रांडिंग वाले लड़के आते थे, ये स्टिकर वगैरह पेस्ट करते थे, तो मैंने इनसे आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की कि यार क्या सीन है, आप लोग किस तरह कर रहे हो। तो वो जिस टाइम मैंने, क्योंकि बिल सारे मैं क्लियर करता था, बिल्कुल ऐसा ही है। 6-6 लाख रुपए का बिल है, 7-7 लाख रुपए का बिल है महीने का, एक वॉल होगी है, दूसरी वॉल होगी है, बिल बोर्ड्स बन रहे हैं, डोर स्टिकर स्टैंडीज वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने ऐसा ऐसा उसके काम की खोज लगाना शुरू की। 3-4 महीने मैंने इस पर काम किया, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। सही है। मुझे अपना एरिया मैनेजर थे, रीजनल मैनेजर थे और कंट्री हेड जो थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ऑडिट में मसला नहीं है, सारी चीज़ें, तो आप रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं। सही। मैंने कहा सर मैं अपनी कंपनी बनाऊँगा। सही है। तो बड़ा ना एक तंज़िया लहजे से उसने ये बात की कि अच्छा हम भी देखेंगे आप क्या बनाएंगे। अब वो पता है फिर मेरा नाम उमर है, तो जिद में मैं आ जाऊं तो फिर मुझे अपनी जिद से डर लगता है कि मैंने कुछ भी करना है ना पॉजिटिव वे में, तो मैं हमेशा प्रोफेशनल रेसिज्म रहता है हर चीज़ में, ऐसे ही तो मेरे अंदर था कि नहीं यार अब जो इसने बात कही है ना वो ज़रूर मैंने करनी है। वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया, मैंने प्रिंटिंग का काम समझ लिया, फिर मैं मार्केट में चला गया प्रिंटिंग का काम करने के लिए, सीखने के लिए। वही बात, वो शुरू में ब्रोशर पाकिस्तान में चलते थे, फ्लायर्स वगैरह, अपनी कंपनी का नाम मैंने रजिस्टर नहीं था, किसी की कंपनी के साथ काम करे, 1000 फ्लायर मैंने डोर टू डोर तकसीम किए। सही है। एक भी ऑर्डर नहीं मुझे आया। सही है। फिर वही कहानी याद आ गई कि यार मैंने 250 सीवियां जो है वो कॉपी करा के दिए थी। अब क्योंकि मैं जिस स्टेज से गुजरा हुआ था ना, अब मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है। मतलब बहुत ज्यादा भी कुछ होने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे ये एक लाइफ है, अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि मैं जितना रगड़ा खा चुका था, वो मुझे थी, मेरी तबीयत के अंदर ठहराव था कि यार नहीं, पानी का बहाव मेरी तरफ आएगा और ये सारी चीजें मैं बहा के ले जाऊंगा अल्लाह की मेहरबानी से। वही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आना शुरू हुए, स्लोली मैंने मार्केट कवर की, ये की। तो पहला ऑर्डर मुझे आया वहाँ पे 10,000 रुपये का। सही है। मेरा मोटिवेशन लेवल और चला गया। फिर मेरा छोटा भाई था उस टाइम, वो पढ़ रहा था। सही है। उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप डिज़ाइनिंग का कोर्स करें। सही है। मैंने अपनी सेविंग्स में से उसको डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाए, यूट्यूब के कोर्स करवाए, अडोब के सारे जो भी इससे रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड है, उसे मैंने करवाई। उसे करवाने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम पकड़ना शुरू किया प्रिंटिंग का। सही। मार्केट बनाता गया, ऑफिस में गया, डोर टू डोर मार्केटिंग की। जिस हद तक मेरा, क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड था मैं, सही, मैंने हर तरह से कोशिश की। मुझे दूसरा ऑर्डर मिला 20,000 का, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का मैं अगर टेन्योर बताऊँ ना, तो इस टेन्योर में मैंने क्लोजिंग की तकरीबन 20-25 लाख रुपए की, माशाल्लाह। ये 2016 की बात है। तो मेरा, क्योंकि वो जिस टाइम आप 60,000 की क्लोजिंग करते हैं एनुअली, तो वो कुछ और टर्नओवर होता है। एनुअली जिस टाइम मैं गया तो मेरा थोड़ा और हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस भी है, फिर रिलैक्सेशन भी है, जॉब ये सर नो सर नहीं है। तो इस दौरान इमरान खान साहब के इलेक्शन आ गए। इलेक्शन जिस टाइम आए तो हालांकि मेरे पास टीम उस तरह की नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर था कि आई कैन डू इट। सही, मैंने पंगा ले लिया इलेक्शनों में। सही, 2018 के इलेक्शन वो मेरा जो एक क्या कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग सेशन रहा है ना मेरा। जी जी। जो कारोबार मैंने मतलब धड़ल्ले के साथ खुल के किया, वो मेरा था इलेक्शन। ये सीजन होता है, बेसिकली सीजन होता है। क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था, पहला इलेक्शन मेरा गुजरा। तो पहला जो मैंने जाके मीटिंग की NA52 में, ये जितने भी खैर हल्के थे, जितने भी आपके मीटिंग की, पहला मुझे ऑर्डर मिला 10 लाख रुपए का। सही है। आप यकीन जानेंगे कि उसमें 5 लाख रुपए मैंने एडवांस लिया था। सही है। इकट्ठी रकम आप 5 लाख रुपए अपनी जाती देखो ना, तो वाले साहब की तरफ से नहीं, ये अपनी जाती रकम जिस टाइम बंदा देखता है तो वो बंदा सोचता है यार 8,000 कमाने वाला बंदा आज 5 लाख रुपया इकट्ठे रख रहा है। तो अलहमदुलिल्लाह 2.5-3 लाख तो प्रॉफिट था ही। बिल्कुल ऐसा ही, फील्ड से सारे लोगों को पता ही है कि क्या प्रॉफिट है। तो मेरा पहला ऑर्डर ये था 10 लाख का। अब मैं सोच रहा था कि ये तो एक हल्का है, ऐसे ही है, बाकी हल्कों में भी लोग चाहिए। फिर मेरी लोगों की तरफ ना मार्केट में काम चलना शुरू हो गया कि यार इस बंदे के पास काम है। सही है। मैं प्रिंटिंग का काम लेके जाता था मार्केट में, 100-150 का काम आता था तो लोग वही प्रिंटिंग वाले मुझे पूछते नहीं थे। सही है। जिस टाइम उनको पता चला कि इलेक्शन का काम इसके पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में मैंने जितना काम किया, पूरे रोड पे अगर 6 मशीनें लगी हुई, 6 मशीनों पे मेरा काम चल रहा। सही है। तो मेरा इलेक्शन का जो टोटल मंथ की क्लोजिंग थी, ये जितनी भी टाइम टेन्योर था, मैंने तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का काम किया था। माशाल्लाह। मतलब खाली जो 2018 का इलेक्शन का सीजन जो है, और वो कैंपेन ज़्यादा महीना 1.5-2 महीने इससे ज़्यादा की नहीं होती। ऐसा ही है। मैंने अपने जितने सोर्सेज थे, लिंक्स थे, जो प्रोफाइल थी, सारी यूज़ की। वालिद साहब से मैंने इस चीज़ में हेल्प नहीं ली
सही है। मैंने किसी फैमिली मेम्बर से हेल्प नहीं ली। मैंने क्योंकि शुरू से ही इंडिपेंडेंटली मेरा ये फैसला रहा है कि मैंने करना है जो कुछ खुद ही करना है। सही है। तो जब आप एक अज़म कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, अल्लाह पे यकीन है, यकीन क्योंकि पहली सीढ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप घर से निकलते हो कि यकीन के साथ निकलते हो, तो सेम यही मेरा प्रोसेस रहा है। मैंने कहा नहीं, अभी यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो आगे भी मालिक ने देना ही है। ऐसे ही है। फिर मैंने ये काम किया, तकरीबन 14-15 लाख रुपये मुझे 1 महीने में बच गया। वो जो साल में बचता था वो महीने में बच गया। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वालिद साहब को मैंने गाड़ी लेके दी, माशाल्लाह, 5,30,000 रुपये की, अल्हम्दुलिल्लाह पहली कोरे गाड़ी उन्होंने ली। इसी दौरान मेरी बैंक में पैसे जा रहे थे। सही है। मैंने पहले गाड़ी बैंक से ली। अपने ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारे कारोबार करने वाले लोग हैं, सही है, ताजर हैं सारे, तो मैं पहला वो बंदा था जिसने कल्टस 2018 मॉडल नई आई थी, माशाल्लाह, तो मैंने अपनी ज़ाती पैसों के लिए थी। ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जो है वो फैमिली सपोर्ट हो तो बंदा जो है वो गाड़ियाँ ले लेता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से अगर यहाँ तक पहुँचो तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आपने जो है वो 2 कंपनियाँ जो हैं, अब आप बैठे हुए हैं मेरे सामने और आप दुबई में भी अपने कंपनी बनाई हुई है, तो वहाँ पे जो 2 कंपनी हैं उनको जो है वो कौन देख रहा है? मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैंने बताया था कि मेरे रीजनल हेड था जो सा, उसने मुझे कहा था आप कंपनी बनाएंगे। मैं ये बात भूल के मेरे जहन में, ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जिन्होंने टीज़ किया था आपको, जब उन्होंने मुझे टीज़ किया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, ये कलिमात नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तंज़ीह है, जैसे होता है ना बंदा हंसता है, लेट्स सी, तो मैंने भी कहा है कि लेट्स सी, मैं आपको बताऊंगा कि काम होता क्या है। मैंने प्रिंटिंग का काम, क्योंकि मेरे इतना वो हाथ जाका खुल चुका था कि मैं इलेक्शन जिसने कर लिया ना सारा, उसके बाद तो कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई हैं, शकीब भाई हैं, ये एडिडास को एज अ कंट्री मैनेजमेंट सारा देख रहे हैं। रीजनल हेड भी ये दोनों भाई हैं, एक लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी स्ट्रगल देखी हुई थी। सही है, कि मैं जीरो से उठाऊं। सही है। अब जिस टाइम मैं उनके पास अपनी कंपनी का प्रपोजल लेके गया ना, तो मेरे मुंह में देखता, अब वो ही नहीं है जो एडिडास में इंटरव्यू दे के गए थे। मैंने कहा जी सर वही है। तो आज किस चक्कर में आए, मैंने उन्हें ये बात कही, मैंने कहा सर मेरी कंपनी है। उस वक्त मैं यूएम ट्रेडर्स, अपनी उमर मलिक ट्रेडर्स, वो रजिस्टर करवा चुका था। सही है। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे काम चाहिए प्रिंटिंग का। सही है। वकास भाई ने पहला मुझे प्रोजेक्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, फैसलाबाद में जितने भी एडिडास के पाकिस्तान में स्टोर ओपन हुए हैं, सही है, वो बंदा ने चीज़ नहीं की है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूमा का स्टोर मैंने ओपन किया, नाइक का स्टोर, एडिडास, रीबॉक, उसके बाद ईगो, डेनिजन, डॉकर, ये वो क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ही डील कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मेरी कंपनी है यूएम ट्रेडर्स, वो डील करती है। फिर इसी के साथ क्योंकि मेरे साथ काम बढ़ता जा रहा था, मैं गवर्नमेंट के टेंडर्स की तरफ चला गया। सही है। तो दूसरी कंपनी मुझे रजिस्टर करवाना पड़ गई जिसका नाम है क्रिएटिक सोल्यूशन। सही है। अभी 2 कंपनियाँ, एक मेरे छोटे भाई को मैंने दी हुई है, एक मैंने बड़े भाई को दी है। मैंने बड़ा भाई मेरे इंग्लैंड से वापस आया, उसने कहा मैंने क्या करना है, अब बिस्मिल्लाह अब कारोबार तो चल रहा है भाई, आओ इसे संभाल लो आप, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने अपनी सारी इंजीनियरिंग जो सी है वो इधर भी यूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो दूसरी कंपनी उसने संभाली। अब ये 2 कंपनियां करने के बाद, क्योंकि मैं वो लाख का महीने का फिगर जो है ना, वो कमा के ना, आप होता है कि जिस टाइम आपके लंबी रेस के घोड़े होते हैं, ऐसे ही है, आप वो 1 लाख पे फोकस नहीं करके बैठे होते। ऐसे ही है। मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक विजन ब्रॉड था, मेरी पिक्चर बड़ी क्लियर थी कि मैंने ये काम नहीं, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। क्योंकि करोड़ एक जहन में था, वो उसी दिन से मेरे जहन में था कि यार अगर मैं 1,95,00,000 इनको कमा के दे सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं करोड़ अपने लिए तो कमा सकता हूँ। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये सारा सीन जिस टाइम हुआ, कंपनी रजिस्टर हुई, ये सारा कुछ हुआ, उसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी पैसा कमा रहे होते हो ना, पैसे के अंदर आपका, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, आपसे जो कम कमाने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा ज़रूर होता है। आप अपनी कमाई के साथ उनको ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि उन्हीं की दुआओं की बरकत से ही बिल्कुल आप चल रहे होते हो। आपको नहीं पता होता अल्लाह ताला आपसे क्या किसी के वसीले से दे रहा है, किसी आपने हाथ के दिए से बाजों का अल्लाह का ये वादा है कि अगर आप मेरे ऊपर खर्च करेंगे तो मैं आपको 70 गुना ज़्यादा दूंगा। तो अल्लाह को डायरेक्ट तो आप नहीं देते ना, अल्लाह के बंदों को देते हैं, किसी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं उसकी। तो इस दौरानिया में मैंने फिर सी टिक वेलफेयर ट्रस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका चेयरमैन हूँ। माशाल्लाह। जो पाकिस्तान में अभी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनको हम लोग राशन दे रहे हैं। 30 से 35 ऐसे घराने हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी आद सवाली नहीं है, आंखें सवाली हैं। सही, माशाल्लाह। जो पेशावर मंगते नहीं हैं, वो हम लोग एक स्टोर बताया, वो उनको वहाँ से स्टोर से जाके, इवन मैं खुद भी सामने नहीं आता। सही है। मैं उन लोगों को स्टोर पे भेज देता हूँ, यहाँ से हम लोग क्योंकि बैठ के, और पाकिस्तान में जितनी मेरी टीम सारी काम कर रही है, वो एक जो
मखलूक की खिदमत है ना, ऐसे वो करने के लिए मैंने वेलफेयर ट्रस्ट अपना बनाया हुआ। उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, आगे मेरे ये प्लान्स हैं इंशाल्लाह इस हवाले से लेके चलेंगे। 2 कंपनीज, एक वेलफेयर ट्रस्ट। सही है। यहाँ तक बात जिस टाइम नहीं रुकी, फिर कोविड से पहले मैं दुबई चक्कर लगा लिया मैंने। वैसे भी शौक होता है पाकिस्तानी, हर बंदा कहता है यार चलो जाते हैं कहीं शुगल मेले के लिए, हमें कुछ नहीं मिलता तो दुबई तो आई है, दुबई अपना घर है। तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा चक्कर लगाया। कज़न मेरा यहाँ पे एमिरेट्स में एविएशन में होता है, तो उसने मुझे गाइड किया कि आप यहाँ पे जाओ, ये काम करो, ये काम करो। मैं चला गया, देखा मैंने इसको, मार्केट को स्टडी किया, तो यहाँ पे तो एक सिनेरियो ही बिजनेस का और था ना। मतलब मैं जो पाकिस्तान में अपने आप को, वो एक होता ना बंदा समझता कि यार मैंने बड़ा कुछ कर लिया, जब मैंने यहाँ पर आकर इंडियंस को, जर्मन्स को, अमेरिकन को एफर्ट्स करते हुए देखा और स्ट्रगल करते हुए देखा, हार्डशिप देखी, सक्सेस स्टोरीज देखी, तो मुझे तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा ही है, क्योंकि मैं तारीख का भी तालिब इल्म हूँ, मुझे पता है कि ज़ीरो से स्टार्ट किए वो लोग किस तरह ऊपर आए। ऐसा ही है। मैंने फिर यहाँ की मार्केट को स्टडी किया, 1 महीना यहाँ पे रहा, वापस आया मैं। अच्छा, इसके दौरान ना मैं कुछ मेरे सेलिब्रिटीज़ जो सी पाकिस्तान इंडस्ट्रीज हैं उनसे मेरी रैंडम मुलाकात हो गई। सही है। अच्छा, मेरी रैंडम मुलाकात हुई तो मुझे किसी ने ना मशवरा दिया कि आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है। आपका जो है फेस जो है वो मॉडल्स लुक है आपका, माशाल्लाह हाइट जो है वो और मॉडल लुक है आपकी। वो मुझे किसी ने कहा कि आप शूट्स क्यों नहीं करते। हाँ, बस वो मुझे किसी ने कह दिया, तो मैंने अपने आप को जिस टाइम देखा शीशे में खड़े होकर, मैं मॉडल ही समझा फिर तो वो फिर मैंने पहली दफ़ा शूट करवाया तो रिस्पॉन्स अच्छा आने लग पड़ा। सही है, चलो ये भी ट्राई करते हैं। मैंने मॉडलिंग को एज अ शौक के लिए ज्वाइन किया, मैंने कहा चलो यार करते हैं। सही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह की मेहरबानी ऐसी रही है, कोई पीछे जो मुशक्क़तें थी वो मैंने पहला शूट किया। फिर पाकिस्तान में अलजन्नत ब्रांड है जो पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा फेमस है, वो मैंने किया, चारकोल किया। फिर मेरे यूट्यूब पर कुछ सॉन्ग्स आ गए, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे मेरे से रब्ते में। एक शोबिज़ मेरी पाकिस्तान में मैं एज अ शौक के लिए मैं जाता रहा, शूट्स भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। सही है। दुबई आ गया कोविड से पहले, तो फिर जिस टाइम कोविड आया तो उस वक्त मेरे पास सेविंग्स थी तकरीबन 50-60 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं ओपनली इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोविड से पहले की स्टोरी है। अब कोविड तक तो मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटिंग का जो वो आउटस्टैंडिंग चलता रहा। सही है। वो कमाल की मेरी अर्निंग थी, मेरी एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चेंज करता रहा बीच में गाड़ियाँ। सही है। शौक था मुझे गाड़ियों का। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि कोविड के टाइम प्रिंटिंग का काम स्लो हो गया, मैंने ज़मीन ले ली। सही है। मैंने वो, क्योंकि हम अबान बरादरी से भी हैं, डेरा शेरा हमें पसंद है, डेरा शेरा हम लोग रखते हैं। ऐसे ही है। ज़मीन में मैंने डेरा शेरा बना लिया। वहाँ पे सीन ये हुआ कि बैरिया फेज 8 में मैंने दूध की शॉप डाली। सही। नया एक बिज़नेस करना था क्योंकि मुझे शौक है बिज़नेस का। सही। वो मैंने शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी कामयाब रही मेरी। तकरीबन मैंने 40-50 लाख रुपए में अगर इन्वेस्ट हुआ तो कुछ बैकअप के लिए मैंने रखा। वो पूरे बैरिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गवर्नमेंट लेवल से सारी चीज़ें अप्रूव करवा के वो सारी वहाँ पे मैंने रखी। और मैं बड़ा ओपन चैलेंज करता था कि यार ये जो बच्चों को आप खुराक देख रहे हो, जो दे रहे हैं अभी आप दूध के तौर पे, तो वो बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चे, आप कोई भी उसमें केमिकल मिलाते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता वहाँ पे। ऐसे वो मैंने सारी चीज़ें की तो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश थी, मेरा बिजनेस में नुकसान हुआ तकरीबन 40-50 लाख रुपए का। सही। शरीक थे वो इस इंतज़ार में थे कि उमर गिरेगा, तो यकीनन उस वक्त मैं गिरा। सही। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं उठा रोड से हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो मैं रोड पे ही गिरूंगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैंने कौन सा ऐसा जो है वो ज़मीनें बेच के जो है वो कारोबार शुरू किया था, खुद से कमाया है। आज की महल है भाई, दोबारा कमा लेंगे। वो राज़िक है, वो खालिक है, वो देने वाला, उसने पहले भी दिया, दोबारा भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं, क्योंकि जिस टाइम मेरा नुकसान हुआ ना तो मैं बड़े एक स्ट्रेस से गुजरा, क्योंकि आपके पास जो जमा पूंजी लग जाती है ना, ऐसे ही है, वो बड़ा आपको तकलीफ देती है। क्योंकि हराम की कमाई नहीं थी, हलाल की थी। हलाल दुखता है, हराम चला जाए नहीं दुखता, कोई नहीं यार खली वली है, लेकिन ये जो है वो तकलीफ थी। उस दौरान मैं बड़ा एक स्ट्रेस लेवल पे था कि यार क्या करूं, दोबारा फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना। अल्लाह ने स्ट्रगल लिखी हुई थी। करते 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 वो काम छोड़ के मैंने प्रिंटिंग का काम खैर चल ही रहा था। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, कंपनीज मैंने भाई को दे दी थी, मैंने कहा तो जिस टाइम मैं यहाँ से दूसरा बिजनेस स्टैब्लिश होता था तो ये उधर ले आऊँगा, क्योंकि मेरा फोकस ये होता है कि जब आप अकेली कामयाबी का आप क्या करोगे, मतलब आप पैसा कमा लोगे, सारी चीज़ें कमा लोगे, अकेली कामयाबी करोगे क्या जब आपके पास रिश्ते ही नहीं है। मैं कहता हूँ इस दुनिया में अगर कोई सबसे गरीब बंदा है ना, वो जिसके पास रिश्ते नहीं है ना। अरे वाह, दुनिया का सबसे गरीब बंदा वो है जिसका कोई अपना ना हो। अपना ना हो, मतलब इतने सारे हुजूम में आप अरबपति भी हैं, हाँ, तो आप अपनी आंखें आपकी मुतलाशी हैं कि मेरा अपना कौन है, तो आपने उसको क्या करना। मैंने क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का उरूज भी देखा है, ज़वाल भी देखा है।
कोविड के टाइम मुझे नुकसान हुआ, मैं सोच रहा था क्या करूँ, करते 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 वो सारे लिंक्स दोबारा अड़े, मैंने स्ट्रगल शुरू की दोबारा। फिर मुझे एक अंदाज़ा था कि आई कैन डू इट, अगर मैं वहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता हूँ तो यहाँ से मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी रही, दुबई का मुझे एक्सपोजर था, मैंने चीज़ें यहाँ पे चेक की हुई थी, कर करा के मैं कोविड के फ़ौरन बाद दुबई निकल आया। सही है। दुबई जब आया मैं तो यहाँ पे अल्लाह की मेहरबानी रही, वीज़ा वगैरह यहाँ पे जो लेते हैं, वीज़े वाले जिन्होंने मुझे वीज़ा दिया वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने आज तक बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ, मैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। और इसके साथ मेरे पास फ्रीलांस वीज़ा था। सही है। यहाँ पर आकर भी मैंने काम प्रिंटिंग का ही किया। सही है। उसमें आपको चूँकि तजर्बा था। अब दुबई जो है ना वो तजर्बात की जगह नहीं है। मैं यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं ना उनको ये बात कहूँगा कि आप यहाँ पर आके नए नए तजर्बात ना करें, आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड को प्रैक्टिकली यहाँ पे लेकर चलें, क्योंकि पाकिस्तान की स्पीड हो रहा है, सही है, दुबई की स्पीड हो रहा, सही है, रियल 2024 जो है वो दुबई में चल रहा है। सही है। आई थिंक गालिबन 165 नेशनलिटी अगर कह लें तो इतनी दुनिया यहाँ पर आ रही है। हाँ जी, मोर देन 200 जो है, मतलब मैंने अभी तक 4 साल हो गए मुझे दुबई में रहते हुए, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो क्रॉस नेशनलिटी करना हो। ऐसे ही है। तो यहाँ पर तजर्बात की जगह नहीं है, जिस आप फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अपनी फील्ड में रहें, ढूंढें, हार्ड वर्क करें, आप मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे मेरे जैसा बंदा अगर जो रोड से उठ के कामयाब हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। मैं आया यहाँ पे, मैंने प्रिंटिंग का काम शुरू किया, वो वहाँ पर जो मैं महीने में अर्निंग करता था वो तजर्बा मुझे था, मैंने बड़ी कंपनीज को यहाँ पे हाथ डाला। सही है। स्टार्टिंग में तो खैर थोड़ा थोड़ा किया, वो जो महीने में मुझे बचता था वो मुझे दिनों में बचने लग पड़ा। वो जो सारे का सारा मेरा फ्लॉ था ना, वो जो मेरा एक नुकसान था वो मैंने 4-5 महीने के अंदर पूरा कर दिया। सही। दुबई एक वाहिद ऐसी जगह है जो आपका रियल टैलेंट प्रमोट करते हैं, क्योंकि दुबई का एक स्ट्रक्चर ऐसा है ना, इन्होंने छांटी करके लोग रखे, वो ईंटों की भट्टी होती है ना, वहाँ पे वो ईंटें होती हैं जो बिल्कुल ऐसे होती हैं, ऐसे ही है, जिनके अंदर आजिज़ी होती है। अगर यहाँ पे आप अरबाब बन के घूमेंगे तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब डाउन टू अर्थ रहेंगे, आपने फील्ड में सीखना है, करना है, आप कामयाब रहेंगे। मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग का काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी रही मेरे पर, मैंने कर्जे शर्जे उतार दिए सारे। सही है। वो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई। प्रिंटिंग का काम करते 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 फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री हो गया था, पाकिस्तान में मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ता था, पाकिस्तान में जितने स्टोर थे, हेड ऑफिस इधर हैं, यहाँ पे मीटिंग करके पाकिस्तान में मैं काम कर देता था। सही है। भाई दोनों वहाँ पे हैं, प्रिंटिंग का काम चला रहे हैं, एक को एक प्रोजेक्ट दे दिया, फिर लाहौर का, कराची का, इधर उधर के जितने भी प्रोजेक्ट थे वो भाई को भेज देता था, वो टीम वगैरह यहाँ से मैनेज हो जाती है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी पैटर्न पे ही चल रहा हूँ। हेड ऑफिस यहाँ पे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ाइन में। सही है। तो यहाँ पे मैं सारी मीटिंग्स कर लेता हूँ, वहाँ पर मेरा काम चलता रहता है। नहीं तो वो ये तो फिर आपके लिए और अच्छा होगा। तो ये बताइए कि जो है वो आप पॉडकास्ट की तरफ कैसे आए? अच्छा, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एक जॉब की। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं फ्री था। सही है। यहाँ पर मैंने कैरी फॉर बहुत बड़ा ग्रुप है एक, अच्छा, उसके साथ पीछे मेरे कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे। तो यहाँ पे भी ज़ाहिर बात है, नया बंदा आके जाहिर है कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका रेंट का, खाना पीना, फूड, रिहाइश, हर चीज़ वो मैनेज करनी पड़ती है। और एक मज़े की बात यहाँ ये मैं ऐड करता चलूँ कि मैं दुबई में आया, जिस दिन मैंने वीज़ा लिया उसी से फ़ौरन बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दिया। मैंने 1-1.5 महीने में पहली ट्राई में, ये बताता चलूँ कि मैंने पहली ट्राई में लाइसेंस क्लियर कर लिया। ज़बरदस्त। गाड़ी ले ली, सारा कुछ हो गया। तो मेरे पास थोड़ी मुश्किल मेरे पर ये आई कि काम स्लो हो गया। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। फिर दोस्त था मेरा, कैरी फॉर में काम करता था, उसे मैंने कहा यार लाइसेंस तो मेरे पास है, जुगाड़ लगाते हैं, कोई महीने के अंदर लगा लेते हैं। सही है। वो मैंने वहाँ पे काम किया डिलीवरी का। अब मैं वो 2 कंपनीज का ऑनर, सीटिक वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन, जिस टाइम डिलीवरी के लिए जाता था तो वो एक कैरी फॉर की कैप पहनी हुई डिलीवरी का, मैं फ्री था तो मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि यार मुझे काम करना है। सर ये भी एक एक्सपीरियंस है ना। अब मरीना वाली साइड में मैंने जॉब की डिलीवरी। अब वो मतलब एक होता है ना कि इतनी चीज़ों को लेके चलने वाला बंदा, किसी ने पानी पर वो ऑफर वहाँ पे कैच की और प्रोडक्ट ग्रोसरी वगैरह किसी ने मंगवाई, मैं एज ए डिलीवरी बॉय दरवाज़ा खटका के बता रहा हूँ कि भाई आपकी डिलीवरी आ गई। सम टाइम कस्टमर कहता है मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। वो सारी चीज़ें स्ट्रगल वगैरह देखी। उसके बाद क्योंकि मैं मीडिया से खुद हूँ, आपकी तरह मुझे भी बोलने का शौक है, ऐसा ही है, हमारा सुखन शनास है हम लोग, सीधी जो बात है। तो तालीम वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से थी। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं, लेकिन तालीम आपने दरमियान में फिर लोगों को बताई नहीं है ना। क्या आपने मैट्रिक के बाद ये नहीं बताया कि आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की, मास्टर किया, कहाँ तक पहुँचे? मैट्रिक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन एमए इस्लामियात फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। तो मैंने
क्योंकि शुरू से बुज़ुर्गों के साथ वाबस्तगी रही है, सूफीज़म मेरा एक शौक़ रहा है। सही है। सईदा पाक के दर से जो भी मिला है वो मोहब्बत ही ऐसी मिली है कि मैं आज भी कोई चीज़ भी मांगनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे का अपना अपना ज़र्फ़ है, ज़ौक़ है, शौक़ है। मैं कहता हूँ कि जो आप उस दर से ले सकते हो जो आपको ख़ुसूसन अहले बैत या पंच पाक आपको नवाज सकते हैं, ऐसा ही है। वो अपने अपने अकीदे की बात है, ये बात और तरफ निकल जाती है। तो मैं हर वक्त अपने आप को एज्यूम करता हूँ, सपोज करके बैठा होता हूँ कि यार मैं उस दर में हूँ, बस बैठे रहो उधर, कभी ना कभी तो गुजर होगा ना। ऐसे ही एक नज़र ही आप पे पड़नी है, तो उसी नज़र ने आपको कहीं से उठा के कहाँ पे ले जाना। क्या बात है। तो सदका पंचतन पाक का आज भी खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या किया जाए, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड देखा, क्योंकि पहले मैं खुद मार्केटिंग से था, लोग पब्लिसिटी करते थे डोर टू डोर, सही है, ब्रोशर वगैरह पब्लिसिटी करना, ये सारी चीज़ें ये थी। फिर लोगों ने SMS पाकिस्तान में चलना शुरू हो गया, यहाँ पे भी SMS चलते थे। ऐसे ही है। अब क्योंकि AI का दौर है, ऐसे ही है, अब मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और दुबई ट्रेंड सेटल है, ऐसे ये ट्रेंड को लेता है और लोगों को टाइम देता है कि आप अपना ट्रेंड बताओ, लोग उसको कॉपी करेंगे। ऐसे ही। अब क्योंकि यहाँ पे पॉडकास्ट के स्टूडियो अभी दुबई में इतने ज़्यादा नहीं है, सही है, आने वाले 2 साल में मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक तजर्बा है, 2 साल में आप इस सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये पॉडकास्ट स्टूडियोज किधर जा रहे हैं। ऐसे ही है। मेरा ये सिनेरियो था कि यार ये इसको कैसे प्रमोशन को आगे मजीद लाया जाए। सही है। वो ब्रोशर, SMS, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसकी लीड्स तो हैं, लेकिन जो ऑनर है ना वो खुद आना चाह रहे हैं सामने। ऐसा ही है। अभी मेरा जो पॉडकास्ट करने का तरीका ये है कि मैं जो बिजनेस ओनर है ना उनको मैं कैमरे पे ला रहा हूँ। सही है। कि आपकी हार्डशिप क्या है, आपकी स्ट्रगल क्या है, आप व्हाट यू हैव योर गोल्स, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो आप क्या करना चाह रहे हैं जिंदगी में, अपने गोल्स बताएं। जब एक ऑनर खुद बैठ के जिस टाइम बात करता है ना तो उसकी वर्थ और होती है। ऐसे ही वो जिस टाइम अब लोग पब्लिसिटी कर रहे थे और तरीकों से, मैंने उसको इसमें मोल्ड कर दिया कि आप आओ अपने बिजनेस का प्लान हमें बताओ, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम आपको बूस्ट देंगे। सही है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पॉडकास्ट करने शुरू किए, पहला किया, दूसरा किया, फिर मुझे पहले मैं किसी के पास काम कर रहा था। सही है। फिर वो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना पॉडकास्ट स्टूडियो भी है। अच्छा, माशाल्लाह। अब देखिए ना इजाफी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ना मोहताजी भी नहीं है कि किसी के पास जाके जो है वो आप करें। अच्छा, मैं आपके देखे हैं इस्लाम की तरफ आपकी रग़बत जो है वो आपकी वीडियो में नज़र आ रही होती है। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर्स हैं, ये आपके हाथ से कैसे चढ़ गए? ये हथे इस तरह चढ़े कि मैं एक ब्रॉड पे बैठा हुआ था, टिकटॉक में यूज़ यहाँ पे मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में तो लाइव चलती नहीं, यहाँ पे टिकटॉक का सीन ये हुआ कि मैं एक ब्रॉड पे बैठा हुआ था, बड़ी मजहबी बातें हो रही थी। सही है। और मैं देख रहा था कि सारे अच्छे बोलने वाले भी हैं और बीच में कुछ होता है ना कि वो अपने ज़ुबान में कुछ चीज़ें ऐसे बोल रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगा कि यार खुसूसन हुजूर के असहाब और अहले बैत, इनके लिए जो अल्फाज का चुनाव इस ब्रॉड पे ठीक नहीं हो रहा। सही है। मैंने वहाँ पे एंट्री की। सही है। वहाँ पे एंट्री करके जिस टाइम मेरी पहली दफ़ा बात हुई अलवी भाई से, बर्लिन भाई, वो हसन भाई हैं, वो जर्मनी में होते हैं, एक अमेरिका में होते हैं, उनसे मेरी बात हुई। पहली दफ़ा मैंने लाइव किसी को ज्वाइन किया। अच्छा, जिनकी ये लाइव आप ज्वाइन किए, ये बड़े नाम है। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से होस्ट हैं ऐसे ही जो पाकिस्तान से यहाँ पे तशरीफ लाए हुए, उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही इसमें कोई गिफ्टर वो खुद अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो $2.5-3 लाख लगा के बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने जैसे उनको ज्वाइन किया तो मुझे एक बड़ी होस्ट जो था, बर्लिन भाई थे, अलवी भाई थे, दे आर वेरी एजुकेटेड पर्सन। सो आई वाज थिंकिंग कि यार अगर ये इतना लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म को रुख हम किसी और साइड पे क्यों ना मोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि इसकी देखो, हर प्लेटफॉर्म की अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग नाच गाने को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। अब हम जैसे जो लोग हैं, जो थोड़े किताबी लोग हैं, जो इल्मी लोग हैं, जो यानी अल्फाजों के कद्दान हैं, तो वो लोग इस चीज़ को थोड़ा सा कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को इस पॉजिटिव वे में यूज़ किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने वहाँ पर बैठ के जिस टाइम बात करना शुरू की, तो पहली दफ़ा जब मेरी उस ब्रॉड पे बात हुई तो वो उन्होंने टॉपिक ही ऐसा छेड़ा हुआ था, कोई ख़त्म नबूवत के मामलात थे, कुछ अहले बैत की मोहब्बत थी, हुजूर के साहब की मोहब्बत थी। तो मुझे तो खैर कोई छेड़े तो वो मैं कहता हूँ आपने छेड़ा तो जाग उठा हमारा ज़ौक़े दिल, इश्क ने अंगड़ाइयाँ ली हुस्न की तासीर पर। तो मैं छिड़ जाता हूँ इस मामले में। छेड़े। अच्छा, आप इस्लामी भी हैं और आशिक भी हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। बंदा हो इस्लामी, आशिक ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये कैसे हो सकता है? अब डिपेंड करता है ना आप कि इश्क है किस तरफ। हाँ, आप देखो ना, एक चीज आपके पास 2 ऑप्शन है। इफ यू वांट टू ईट हलाल, सो यू हैव अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग हराम, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन डू इट, लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे ही। तो मैं उस ब्रॉड पे बैठा, मेरी गपशप हुई, तकरीबन
वैसे तो नॉर्मल लोग आधा घंटा ब्रॉड करके चले जाते हैं, लाइव ब्रॉड कहते हैं, यानी लाइव बैठ के गपशप करने को। तो मेरी तकरीबन 2.5 घंटे उनसे बात हुई इल्मी हवाले से। सही है। वो क्या हो कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो कदरदान लोग होते हैं ना, जो इल्म को समझते हैं, ऐसा ही है, वो आपका बड़ा रिगार्ड करते हैं। ऐसे ही। तो मुझे जिस टाइम उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने सालों में फॉलो बैक किया, तो मैंने उनसे जिस टाइम बात, उन्होंने कहा फिर आप आया करें। सही है। फिर मैं जिस टाइम आया तो अभी ब्रॉड पे 10-12 हज़ार लोग बैठ के जिस टाइम देख रहे होते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा एरा है जो आप कवर कर रहे होते हो। नॉर्मल क्रिकेट स्टेडियम में 10-12 हज़ार लोग बैठे होते हैं, 10,000 लोग जब आपको एक क्लिक में मिल रहे होते हैं, तो आप 10,000 लोगों तक कितना पॉजिटिव पैगाम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने वहाँ पे फोकस करना शुरू किया कि यार जो इल्म है, अभी स्ट्रगल थी, वो सारी चीज़ तो हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लोग बहुत से ऐसे हैं जिनके पास ये पैगाम नहीं गया होगा। ऐसे ही। तो मेरा फोकस था कि मैं अच्छी बात जो है वो डिलीवर करना शुरू कर दूं। सही है। तो वहाँ पे टिकटॉकर्स का मेरा अलवी भाई से, वलन भाई से, माजी भाई से, फुलटोन भाई यहाँ पे जो एक आईडी के नाम से थे, जी, वो थे, फिर मिस्टर पतलू थे। सही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी पर्सनली गपशप होना शुरू होगी। सही। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस टाइम ये काम हुआ तो मैंने उनके इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए। सही। वो इंटरव्यूज हुआ तो फिर कुछ जो यहाँ पे दुबई में अवेलेबल हैं उनको मैं पॉडकास्ट स्टूडियो में बुला लेता हूँ। तो वो जो कुछ वैसे यानी बाहर मुल्क में हैं उनको मैं लाइव इंटरव्यू ले लेता हूँ। सही है। अच्छा ये बताइए कि इस बात को कितना अरसा हो गया आपको ये पॉडकास्ट का सिलसिला करते हुए? मुझे मेरे ख्याल में अगर प्रैक्टिकली ज्वाइन किए वो तो मुझे 3 महीने हुए। 3 महीने हो गए हैं बिल्कुल इंटरव्यू लेते हुए। सही है। टिकटॉक पे मैं 1 साल से हूँ यहाँ पे। 1 साल से। अच्छा ये बताइए कि इन 3 महीनों में मतलब जिन टिकटॉकर्स का आपने इंटरव्यू किया तो उसमें सबसे आसान किसका था, सबसे मुश्किल? मतलब एक होता है टफ टाइम देने वाला बंदा, अगो भी बंदे नू बाइलम टक्कर जाता है बाज़ औक़ात ना, तो वो कौन सा था? अलवी भाई अमेरिका में होते हैं। सही है। मैंने जब उनका वो ऑनलाइन इंटरव्यू किया ना, वो वाहिद ऐसा बंदा है। सही है। मैंने यानी जिसे कहते हैं ना गुबार निकाला है दिल का। सही है। क्योंकि वो जिस मियार का बंदा है, जिस लेवल का वो बंदा है, सही है, उसके साथ कुछ चीज़ें सूट नहीं कर रही थी। मैंने पर्सनली उसे व्हाट्सएप पे बात की, मैंने कहा भाई आपका ये लेवल नहीं है। लेवल मतलब इल्मी हवाले से आपका ये मियार नहीं है कि ऐसी जगहों पे आप जाकर बैठें जहाँ पर कुछ अब्यूजर्स हैं, कुछ लेग पुलिंग वाले हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आपको ये चीज़ जेब नहीं देती। सही है। फिर कर कर मेरे जहन में यार इसका इंटरव्यू करना चाहिए। सही है। मैंने जितने हार्ड सवाल, जितने सख्त सवाल मैंने उस बंदे के साथ किए हैं ना, सही है, मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितनी कोई पॉडकास्ट की हैं, जितने इंटरव्यूज़ किए, मैंने किसी से नहीं सवाल किए। जितने मैंने स्ट्रेट अवे फायर उन पर खोले, सही है, मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं इतना सख्त किया। और जितना आसान वो एक है शहरोज़ खान भाई। अच्छा, ये जो भी मैं रिसेंट करके आया हूँ, शहरोज़ खान अफगानी जो है, अफगानी जो से, हाँ, वो नफीस आदमी है, वो नफीस आदमी है वो, क्योंकि वो क्या नाम है उसका, शाहिद अनवर, वो जिस टाइम उसने एक ट्रेंड शुरू किया था गरीबो, जी 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 जी, उसकी कॉपी करने वाला वो एक टैक्सी ड्राइवर था। सही। उसने उसके ऊपर वीडियो बनाने की वजह से वो वायरल हो गया। तो ऐसी चीज़ों को तो मैं प्रमोट करता हूँ कि जो एक टैक्सी ड्राइवर जिस टाइम अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस अपार्टमेंट में रह रहा है वो 4,000 रेंट दे रहा है, माशाल्लाह। तो 4,000 देना इसका मतलब है कि वो जो महीने में कमा रहा था अभी वो रेंट दे रहा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी सर जी कुछ 3.25 लाख रुपए बन जाता है। 3 लाख रुपए बनता है। ऐसा ही है। तो वो इसी तरह होता है कि इंस्पिरेशनल जो सी चीज़ें होती हैं वो निकल आती हैं। अब मैं उससे जब गया तो वो बड़ा, हालांकि उसकी प्रोफाइल बहुत है, और रोमन खान और ये सारे जितने ये सारे इकट्ठे होते हैं, उसकी रीच बहुत है अकाउंट की, बहुत अच्छा और वेरी डाउन टू अर्थ। मेरे पास स्टूडियो आया, मतलब आपको फील नहीं हुआ कि यार मैं कोई इतना वो हूँ या इस तरह का। फिर एक और अभी मैंने इससे पहले इंटरव्यू लिया था वलीउल्लाह, उसके पास 20-25 हज़ार बंदा बैठा हुआ, सही, लाइव बैठ के देख रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना बड़ा बंदा, उसके अंदर एटीट्यूड, नखरा भी और उसके अंदर होता है, बिल्कुल है। जब हम आपको 4 बंदे, ये एक बड़ा होता है कि जब अल्लाह ताला आपको इज्जत दे देता है ना, उस इज्जत को संभालना बहुत बड़ा एक फन होता है। आपको शोहरत मिल जाती है, फिर आपके अंदर नखरा भी उस हिसाब से आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने वलीउल्लाह को अप्रोच किया तो मैंने उससे बात की तो उसने बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा कि आप मेरे भाई हैं, जिस वक्त आपका दिल करे, जब आप चाहेंगे, सुबह कहें शाम कहें, मैं जिस टाइम कहोगे मैं हाजिर हो जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। ज़बरदस्त। मेरे अंदर क्योंकि मैं सिलसिला नक्शबंदिया से हूँ। सही है। मेरे बुजुर्ग वो है ही अफगानिस्तान से हैं। सही है। ये जो मेरा निस्बत का सिलसिला है सारा। सही है। तो मैं उस हवाले से भी अफगानिस्तान से मेरी एक मोहब्बत है। सही है। वो जिस टाइम सारा सिलसिला चलता आया तो मैंने उनको, बेशक उसके पास 4.5 लाख बंदा उसके मैच में बैठा हुआ उसे देख रहा था। सही है। लेकिन मेरे साथ जो उसने बात की वो बड़े मोहब्बत के साथ की। तो वही सीन इधर भी था शहरोज़ भाई के साथ। तो इन लोगों के साथ मुझे इंटरव्यू करके बड़ा मज़ा आया। सख्त सवाल अलवी भाई से थे
और इनके साथ जो है इनके साथ मैंने नहीं, किसका इंटरव्यू करने के बाद आपको अफसोस हुआ कि यार सॉरी आपका हमें टाइम ही ज़ाया किया था? अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ? नहीं, मैं वही लोग चूज कर रहा हूँ, सिलेक्टिव लोग। मेरे पास अभी तक 100-150 की लिस्ट पड़ी हुई है जिन लोगों ने मुझे कहा है कि इसका इंटरव्यू लो। कुछ लोगों ने खुद अप्रोच किया, मेल फीमेल खुद वो रब्ता करते हैं, हम आना चाह रहे हैं। सही है। लेकिन मैं हर बंदे को क्यों अभी नहीं बुला रहा, उसकी वजह यह है कि छोटा बड़ा होस्ट कोई नहीं। क्योंकि मैं जो लोग बोल सकते हैं अच्छा, सबसे पहले तो मैं उनको कैच कर रहा हूँ कि आओ। सही है। ठीक है। दूसरा ये है कि फिर अगर एक बंदे ने ये टिकटॉक के अंदर ना एक लेवल्स होते हैं, सही है, 1 2 3 50 तक लेवल जाते हैं। अब किसी ने मैं जो पहला इंटरव्यू किया था उसका 44 लेवल था। अच्छा। उस्मान कश्मीरी, वो अमेरिका से है, उसका 44 अगर लेवल है तो उसने $2.5-3 लाख तो लगाए हुए। तो फिर मैंने ये उससे सवाल किया कि भाई तू पागल है, $2.5-3 लाख तू लगा रहा है, क्या वजह लगाने का? फिर उसने मेरा पॉडकास्ट वो पड़ी हुई यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी उसने बताया। फिर अलवी भाई थे, उसने भी। अच्छा, नहीं ये मेरा सवाल है कि पाइन मैं तो 44 लेवल दे देना, तो 2.5-3 लाख क्यों ला रहे जी? असल में ये क्या सीन क्या है? अब टिकटॉक के ऊपर थोड़ा सा जो है वो हम आ जाए। टिकटॉक के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये लोग देखो, 2 चीज़ें हैं जो दुनिया में हैं, चल रही हैं। सही है। दौलत और शोहरत। सही। मैं कल भी एक जगह पे बैठा हुआ बात कर रहा था कि जिनके पास दौलत है ना, उनको शोहरत चाहिए। सही है। जिनके पास शोहरत है उनको दौलत चाहिए। टिकटॉक पे क्या चल रहा? यही चल रहा है। जो होस्ट हैं वो दौलत नहीं है उनके पास, फेम है। फेम है। फेम वाले पैसों वालों को कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा ही है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत में गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, कोई बंदा पसंद आ जाता है, जिस तरह पतलू के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। नहीं सर, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा जी आपकी बात से। उसकी रीज़न ये है कि मेरा नज़रिया इसके हवाले से बड़ा मुख्तलिफ है। सर मैं ये समझता हूँ, बगैर किसी के नाम लिए, देखें मेरी अपनी गलत राय हो सकती है, गिफ्टर जितने पैसे मतलब कॉइनों में या वो शेरों में या फूलों में जो भी है उड़ा रहा होता है, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए सर 2 घंटे एक बंदे को देख रहा है, उसकी एंटरटेनमेंट देख रहा है ना। अगर वही पैसे सर वो किसी बेवा के, जो आपने काम किया हुआ है, किसी बेवा के लिए जो है वो मुख्तस कर दे, किसी यतीम बच्ची जो है, जो हमारे अगर देखा जाए तो बहुत सारी बच्चियां जिनके वालिदैन उनके पास अखराजात ना होने की वजह से उनके सरों पे चांदी आ गई है और वो शादी नहीं कर पाए। सर अगर जितने लोग ये टिकटॉक पे बैठे हुए हैं गिफ्टर, सर ये आपस में एक जो है तंजीम साजी करें और कहें कि जी हम पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं हम 50 लोग बनते हैं। सर हर बंदा जो है वो महाना अगर 1 लाख रुपए भी जो है वो गिफ्टिंग करता है, हालांकि शेयर पता नहीं 70-75 हज़ार का आता है ना, 50 लाख रुपए सर, 50 लाख रुपए जो है वो अब महाना करते हैं और 50 शादियां जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं 50 लाख के अंदर। 50 बेटियों को आप जो है देखिए, जैसे जैसे आप शादी नहीं करेंगे बेरहमी बढ़ेगी। ठीक है सर। तो जैसे और जो गुरबा और मसाकीन हैं उनके जहन पर जो बोझ है बच्चियों का वो उतर सकता है। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो टाइम चल रहा ना, वो जो कुर्बे क़यामत नफ्सा नफसी का आलम था ना, सही, वो यही है इस वक्त। ये तो एक वो लाइफ होगी जो मेरी स्ट्रगल थी, जो मुश्किलात थी। मैं अगर इससे हटकर अगर दुनिया को देख रहा हूँ ना इस टाइम पे, तो एक नफ्सा नफसी है, सही, भागम भाग है। आपके पास अगर 1 करोड़ है ना, तो मुझे 2 करोड़ शो कराने की आदत है। सही। ये गिफ्टर्स हैं या जो भी हैं, ये ऐसी एडिक्शन है, ये एक ऐसा नशा है कि गिफ्टर होना, भाई मैं गिफ्टर होना, ये गिफ्टर नहीं है, ये गिफ्टर होना एक नशा है। अच्छा। मैंने मिलियन कॉइन्स जो से हैं वो 1-1 2-2 मैचेस में लगना या 1 शेयर पढ़ना, और 1 शेयर मैं अभी ब्रॉड पे मैं आपको बता दूं, मुझे 2 शेयर किसी ने, वो काला भाई हैं, उन्होंने मुझे 2 शेयर जिस टाइम लगे तो मेरे अकाउंट में 1400 दिरहम आए थे। 1400 दिरहम पाकिस्तानी 1,10,000 रुपये बनता है। मैंने उसी टाइम विड्रॉ करवाए। तो पाकिस्तान में मेरा वेलफेयर ट्रस्ट है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 में अगर एक फैमिली को राशन डाल के दे रहा हूँ ना, तो वो 5 फैमिलियों का राशन है। ऐसे ही है। तो वो अल्लाह की मेहरबानी है कि जो इधर से आ रहा है वो मैं टिकटॉक की कमाई सारी उधर ही दे रहा हूँ। सही है। आई डोंट नीड फ्रॉम टिकटॉक एनीथिंग, क्योंकि मेरा फोकस हो रहा है। सही है। अब जो गिफ्टर्स हैं, ये सबसे पहली तो मैं आज भी उनसे सवाल करता हूँ कि जिस जगह पर 4 व्यूअरशिप बैठे हुए, 4 लोग देखने वाले बैठे हुए, वहाँ पे शेयर क्यों नहीं लगता?
सही है। हाँ, वहाँ पे फाल्कन क्यों नहीं लगता? ऐसे ही। वो वजह ये है कि दौलत नहीं है, सही है। शोहरत चाहिए। शोहरत दौलत तो चाहिए। लेके बैठा हुआ ना, ऐसे ही है। शोहरत उसे इसलिए चाहिए कि मैं बताता हूँ, पतलू आंसर है, वो बड़ा जीरो से उठ के आया हुआ बंदा, सही है। उसकी अपनी एक स्ट्रगल है, उसकी अपनी एक वे ऑफ होस्टिंग है, सही है। लोग उसे पसंद करते हैं। सही है। 20,000 लोग बैठे हुए हैं, तो उसके जो गिफ्टर्स हैं वो उसको पसंद करते हैं। लेकिन जब किसी गिफ्टर ने अपना लोहा मनवाना होता है, सही है। तो वो छोटे होस्ट को क्यों नहीं सपोर्ट करता, छोटी ब्रॉड पे क्यों नहीं जाता? वो उस ब्रॉड पे जाके शेयर डालता है कि जहाँ पे 20-40 हज़ार बंदा, 20,000 बंदा यूसुफ को प्ले करेंगे, पतलू को प्ले करेंगे, वलीउल्लाह को प्ले करेंगे। क्यों? वहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। फिर वो जिस टाइम शेयर चलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है, और एडिटर्स बैठते हैं, उसको वो फिर बल्ले तेरियाँ खेड़ा, बल्ले तेरियाँ सटा, वो चीज़ें चल रही होती हैं। वो जिस टाइम मार्केट में इंटर होता है, तो वो फिर ब्रॉड पे जिस टाइम इंटर हो तो आपको लेवल भी शो हो होता है, फिर उस हिसाब से वेलकम सर, वेलकम ये, वेलकम। छोटे होस्टों को क्यों नहीं वेलकम करते? मसला ये है कि वो लोग शोहरत चाहिए भैया ना। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने तो काफ़ी सारे गिफ्टरों के भी इंटरव्यू कर लिए हुए हैं, तो ये तो हमें पता चल गया, अब देखने वालों को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इंसान को, जिसके पास पैसा है उसको शोहरत चाहिए, और जिसको शोहरत है। लेकिन जिनको वो दे रहे होते हैं, मेरी एक वीडियो नज़र से गुजरी जैन शाह की। जी जी। अच्छा, हैरत की बात है, ये बात उसने, वो खुद टिकटॉकर है और लाइव ब्रॉडकास्टर है, उसने ये वीडियो रिकॉर्ड की कि यार आवाम कितनी पागल है कि टैप टैप करके मर जाती है, ठीक है, मैच के दौरान, और गिफ्टर कितना बेवकूफ़ है कि जो है वो अपने पैसे, अपने हलाल की, अपनी मेहनत की कमाई हमारे ऊपर खर्च कर रहा है, और जैसे हम ब्रॉड बंद होती है हम गिफ्टर को भी गाली देते हैं और आवाम को भी गाली देते हैं। असल में जो डबल क्या ये बात जो है ये आवाम को पता नहीं है? क्या ये बात जो है वो गिफ्टर को पता नहीं है कि जेब से पैसा आ रहा है, निकल रहा है, और एक बेचारा अपना सारा टाइम जो है वो वहाँ पे लगा रहा है? असल में ये, मैं इसको बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा। अगर मैं इल्मी हवाले से देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी है, और अगर अमली हवाले से देखा जाए तो हर बंदे का अपना अपना होस्ट है, वो उससे मोहब्बत करते हैं। सही है। अब जो डबल टैप करने वाला बंदा है, अब मुझे बताएं, यहाँ पे दुबई में जो बंदा जॉब करके वापस आ रहा है, सही है, वो रूम में बैठता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक खोल लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो होस्ट जिसको पसंद होता है उसके लिए डबल टैप करता है। ऐसे ही। अब वो होस्ट जो है, होस्टिंग का क्या काम है? बोलना। ऐसे ही। वो बोलेगा तो पैसा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो बोलेगा, हाइप क्रिएट करेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करना चाहूँ कि जो यूसुफ है, बहुत बड़ा होस्ट है एशिया का, ऐसे ही। वो मैच की हाइप क्रिएट कर सकता। सही है। और मेरे ख्याल में उस जैसा अभी तक मैंने नहीं देखा जो हाइप क्रिएट कर सकता हूँ। सही है। वो बहुत मैच के ऊपर ले जाता है, जीते आ रहे वो बात की बात है। सही है। उसके चाहने वाले अपने हैं। अब पतलू है, वो थोड़ा सा देसी बंदा। सही है। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो मतलब जिसको जुड़ते हैं ना, सही है, उसका एक अलग ही तर्ज है, लेकिन उसको भी लोग मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही है। जो इधर बैठे हुए लोग हैं वो इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इस वजह से पतलू ये कर रहा है। सही है। यूसुफ, उसके लोग वो देखना चाह रहे हैं, वो कर रहा है। सही अब जहाँ तक गिफ्टर्स की बात है, तो गिफ्टर को बैठा हुआ ना किसी भी जगह पे, अब ये उसे सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि घंटे डेढ़ के लिए उससे मोबाइल ले लो ना। सही है। और होस्ट से और ये गिफ्टर से उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी। अच्छा। समथिंग मिसिंग। ये एडिक्शन है। ये लोग एडिक्ट हुए हैं सारे, होस्ट, गिफ्टर्स जो भी हैं। ये नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसको पैसा है उसको शोहरत चाहिए। सही है। जिसके पास शोहरत है उसे दौलत चाहिए। वो टिकटॉक पे क्यों आ रहे हैं आप? ऐसे ही है, पैसा कमाने के लिए। पैसा चाहे वो लड़की है, लड़का है। हाँ, बुरी चीज़ ये है कि आप अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो गलत चीज़ों में। सर, मैं अब यही अगली बात आपसे करना चाह रहा था कि चलें, ये एंटरटेनमेंट समझ में आ गई है, लेकिन सर अब जो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस जहाँ पे हम बैठे हुए दुबई में, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सारी चीज़ें आई हैं और वाकई भी हम देख रहे हैं, तो क्या हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या सीख दे रहे हैं कि हम जो है वो टिकटॉक के ऊपर आकर जो है वो हम डांस कर रहे हैं और हम जो है वो इस तरह की सारी चीज़ें कर रहे हैं? देखें, दुबई ने ना बड़े गरीब लोगों को उठाकर बड़ा अमीर किया। सही है। दुबई ने आपको वो जगह दे दी है कि जो आप ज़िंदगी गुजार के भी ले सकें तो नहीं ले सकते। सही। अब इसने अगर अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दे दिया ना, सही है, उसकी यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन यू, ऐसे कि आप उसको क्या कर रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा है। मैं तो स्पेसिफिक टिकटॉक की बात कर रहा हूँ कि टिकटॉक चाहे दुबई में बैठी हुई लड़कियाँ पाकिस्तान की हों या पाकिस्तान में बैठी हुई लड़की पाकिस्तान की हों, सर हम कल्चर क्या दे रहे हैं? बेसिकली सवाल तो ये है। पैसा दिखा के
कुछ भी करवा लो हम कर लेंगे, तभी वीडियो लीक हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं? पैसे का ही चक्कर है ना। सही है। अब ये लड़कियां पाकिस्तान में अगर कंटेंट बना रही हैं, सही है, तो वो कंटेंट बनाना हो रहा है, लाइव करना हो रहा है, सही है, लेकिन वो सुर्खियों में रहने के लिए, हाईलाइट्स में रहने के लिए कुछ ना कुछ लोग ऐसी बैड एक्टिविटी कर जाते हैं। सही है। कुछ जो वीडियो वायरल हुई वो आपको पता है कि वो बनाई गई हैं। सही है, ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन ये जो आप पाकिस्तान का इमेज प्रेजेंट कर रहे हो, असल बात तो हम ये करना चाह रहे हैं कर रहे हो कि पाकिस्तान का देखो, आपका फेल है, जो मर्जी करो, हमें तो इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन यार आपको ये नहीं पता कि आपके इस करने से मुआशरा ख़राब हो रहा है। आप जो करना चाह रहे हैं चार दीवारी में करो भाई, अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पर आकर एक ऐप का इस्तेमाल करके बाकी देखने वाले लोगों के ऊपर असरअंदाज होंगे तो मुआशरा ख़राब होगा। इससे देखें, अभी जो एक और बीमारी पाकिस्तान में चली गई है, ये फैमिली व्लॉगिंग। सही है। मैं इसको बड़ा एक अजीब एक सिनेरियो बन जाता है कि आपकी मिसेज उठी हैं जी, गुड मॉर्निंग, आप मतलब आपकी गैरत का मेयार क्या है कि आप अपनी बेगम की वीडियो बना रहे हैं जी, बेगम साहबा उठी हैं, अभी ये वॉशरूम जा रही हैं, अभी ये शावर ले रही हैं, वापस आई हैं, गीले बालों के साथ आप अपनी बेगम दिखा रहे हैं। मैं सॉरी टू से कि मैं ये चीज़ें सारी मार्केट में पड़ी नहीं हैं। ऐसे अब जो बच्चा कार्टून देखता था उसके सामने जिस टाइम आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यही चीज़ें आती हैं। बच्चे को आप ये बता रहे हो कंटेंट आपका क्या बना रहे हो, फैमिली व्लॉगिंग बेसिकली क्या कंटेंट है यार? ऐसे ही है। आप कह रहे हो मैं 12 घंटे वीडियो बनाता हूँ, 10 घंटे बनाता हूँ, ठीक है क्या आपका कंटेंट? सही है। ये कंटेंट है कि आप माएँ बहनें दिखा रहे हो, माएँ बहनें लो बाप तो ये है ना, फैमिली कंटेंट का मतलब अपनी माएँ बहनें आप लोगों को दिखा रहे हैं और अपने घर की एक्टिविटी दिखा रहे हैं। डॉक्टर अफान बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, मैं उसको बहुत सुनता हूँ और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि यार वो इस दंगल में रहकर भी ना एक अच्छी आवाज़ उठा रहा है। ऐसे ही आपने क्योंकि सवाल इस तरह का किया, ये फैमिली कंटेंट बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं आप? सही, आपकी बेगम ये है, आपकी बहन ये है, अच्छा जी आप तो आधे घंटे का व्लॉग बना रहे हैं, आपको अर्निंग भी हो रही है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये खिदमत एक अलग चीज़ है, कंटेंट एक अलग चीज़ है। आप आने वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हो, ऐसे मैसेज क्या दे के जा रहे हो? वो इकबाल ने कहा था ना कि जब ये कौम तीर तलवार लेके उठी थी तो उसने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की थी, आज तबले सुरंगियों के साथ उठी है तो आज गुलाम है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई है कि भाई अगर हराम की कमाई से मस्जिद भी बना लोगे ना तो उसका अजर आपको कम नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह के पैसे कमा के और लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं कहीं, तो उसमें आपने मुआशरे को कितना बिगाड़ दिया, आपने रग़बत दे दी और लोगों को। चलें आप पैसा कमा के तो चले अच्छी किसी जगह पे लगा रहे होंगे, लेकिन हर बंदा तो नहीं लगा रहा। हर बंदी अपनी माएँ बहनें बेटियां उठा के जो है वो मोबाइलों पे लेके आ जाएगा और लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। देखो अब ये जितनी मैं आपने वीडियो लीक्स के हवाले से बात की, आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं ये बात करना चाहूँगा, अभी 2 टिकटॉकर्स हैं जिनकी मैं नाम लेता हूँ, मनाइल मलिक है, एमशा रहमान है, इनकी वीडियो लीक हुई। मुझे एक बात बताएं, जिस टाइम ये कंटेंट बना रही थी इनकी फैमिली तब किधर थी? जिस टाइम आपकी घर की बच्ची ये कंटेंट बना रही है तो वो चपेट जो आपने बाद में मारनी थी वो आपने पहले क्यों नहीं मारी? बिल्कुल ऐसा ही, मेरी मेरी बातें सख्त हैं। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, जिस वक्त आपकी बच्ची एक बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप उसको उस वक्त पकड़ो, आप उसकी तरबियत मार कुटाई ना करो, ऐसा ही अच्छे वे में उसको बताओ बच्चा ये काम नहीं है, कल आपने शादी करके किसी के घर में जाना है, आपने किसी की बहू बनना है, कल आपने माँ बनना है, बेटी बनना है, आपने चीज़ें आप पे मुआशरे की जिम्मेदारी है। ऐसे ही तो आप मुआशरे की जिम्मेदारी आप देखो ना, पहले जो जनरेशन थी, हम अपने बाप दादों कहते हैं मेरा दादा नंबरदार था, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, वो गाँव का रख रखाव वाला था, ऐसा ही है। मेरे वालिद साहब जो उनसे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार के गए हैं। अब जो मेरे बच्चे आएंगे यानी ये टिकटॉकर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे, साढ़ा प्योर टिकटॉकर सी वो है, कंटेंट बनाना सी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं भाई। ऐसा ही है। कल आप अपनी औलाद को क्या दे के जा रहे हो कि अगर मैं फैमिली कंटेंट बना रहा हूँ तो बच्चा उठ के इंस्पिरेशन जो सी है वो वालिद ही होता ना, ऐसे ही है। तो जो वालिद है वो कंटेंट दे के जा रहा है जी अपनी माएँ बहनें दिखाओ और पैसा कमाओ, ये मुआशरे को आप क्या इमेज दे के जा रहे हैं कि मतलब माएँ बहनें दिखा के पैसा कमाओ? यार ऐसे पैसे से खुदा की कसम दीवारें चाट लेना बेहतर है, ज़मीन चाट लेना बेहतर है, मर जाना ऐसे चीज़ों से बेहतर है कि आप अपनी गैरत दिखा के आप चीज़ें कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो। नाच गाना करके देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टूडियो भी है और दुबई में बहुत कम ऐसे स्टूडियो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे बने हुए हैं। मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स को आदत ही वो डाली है। बिल्कुल सही है कि मेरा कंटेंट फैमिली बैठ के देखेगी, नॉलेज आएगा,
सही है। कोई भी बंदा आके देखेगा, मुझे लाइव पे कोई शौक नहीं है मैं मैच प्ले करूं, मुझे कोई शौक नहीं, हालांकि ये सारे गिफ्टर्स हैं, ये होस्ट हैं सारे, बाय नेम बाय फेस सारे जानते हैं, दोस्त हैं आपके, दोस्त हैं। मैं खेलना चाहूँ तो मैं भी बिठा सकता हूँ, मैं भी सारा कुछ काम कर सकता, लेकिन नहीं, तरबियत इजाज़त नहीं देती कि किसी की बहन को कहो मेरे सामने डांस करे, तरबियत इजाज़त नहीं देती कि मैं कहूँ यार डबल मीनिंग बात करूँ। मुझे बताएं ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके सामने लड़की बैठी हुई है, आप खुद घर में माँ बहन वाले हैं, आप किसी से डबल मीनिंग बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर। जो आज किसी की बेटियां नचा रहा है, कल उसकी बेटियां, ये तारीख याद रखें आप मेरी, ऐसा ही है कि आज जो शौक में या मजबूरी में नाच रही हैं, शौक में या मजबूरी में, और जो नचवा रहा है सर, कल उसकी माएँ, उसकी बहनें, उसकी बेटियां सर लोग नचाएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। देखें, मैं मिसाल इस तरह काउंट करूंगा यहाँ पे कि आप रोड पे जा रहे होते हैं ना, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो धूप पड़ती है तो आपको फील होता है कि सामने पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पानी नहीं होता। ये जो इस कमाई से अच्छाई करने वाले लोग हैं ना, ऐसा ही है, इनको जन्नत ऐसे ही नजर आ रही है कि जैसे सामने जन्नत है, जैसे सैराब है। सैराब कहते हैं कि जब आप दूर जा रहे होते हैं तो जी जी जी, कोई चक्कर ही नहीं है सर। हम करीब जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता सर। उसकी रीजन ये है कि अल्लाह ने तो उनको वसीला दे दिया, लेकिन वो अजर जो आपको मिलना था, जो आपने सोच रखी हुई है, वो नहीं है आपके पास। अब चोर है, जब वो चोरी करता है तो रिस्क तो उसे भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात थोड़ी गहरी है कि चोर चोरी कर रहे हैं, रिस्क उसे मिल रहा है, ऐसे ही। लेकिन जो वक्त था ना उसको, जस्ट उसको रिस्क मिलना था, उससे पहले उसने खींच लिया। कुदरत में हाथ डालते हो ना, उससे पहले आपने खींच लिया, लेकिन जब वो टाइम आएगा उस टाइम आपके पास कुछ नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? आपने अल्लाह ताला से जो एक टाइम मुकर्रर है, उससे पहले आपने कुदरत में हाथ डाला, आपने खींचा। चोरी करके भी आप किसी को चूना लगा लेते हो, किसी से होशियारी कर लेते हो, पैसा खा लेते हो, फॉर द टाइम बीइंग आप समझते हो यार यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी शार्प माइंडेड। ऐसा नहीं है। चोरी, झूठ, इस तरह की चीज़ें बोल के अगर आप समझते हो यू आर क्लेवर, सो मैं वो लफ्ज़ इस बुलशिट, मतलब ये कुछ भी नहीं है कि आप किसी को डॉज करके अपनी कामयाबी ले। आपकी बातों से जो मैंने अखज़ किया, क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, मौला अलैहिस्सलाम का फरमान जो है वो आपको और तमाम देखने वालों को बताते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की है। आपका ये पैगाम था उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए हमें देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं, कि भाई खुदा के लिए एक तो ये है कि इंस्पिरेशन इस तरह की ना लें। हम मुसलमान हैं, मरना है, और हम भी माँ और बहनों और बेटियों वाले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि एक वाक़या है जो मैं आपने उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, कि वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा जो है वो कभी मिलता नहीं है। और एक दफ़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आपने अपने घोड़ा जो है वो किसी के हाथ में दिया कि आप इसकी रखवाली करें। अब उसकी जो उसके ऊपर काठी होती है, वो किसी ने उतार के जो है वो बाज़ार में बेच दी किसी यहूदी के पास। आप जब वापस आए, आपके जहन में था कि चूँकि इसने इतनी देर जहमत की है, हिफाजत की है, तो चलो मैं इतने पैसे जो है वो इतने दिरहम में इसको दे दूँगा। कोड एंड कोड नहीं बता रहा, मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको। तो जब आप वापस आए तो देखा कि घोड़ा खाली है। आपने उसकी बाग पकड़ी और बाज़ार लेके गए और उसी यहूदी के पास गए, और वहाँ से वही पैसे जो है आपने उसको दिए और उससे जो है वो ख़रीद ली। और आपने बड़ा कीमती जुमला जो है वो फरमाया कि ये रिज़्क जो था, ये जो पैसे थे इसके मुकद्दर में थे, अब इसने जल्दबाजी में हराम तरीके से ले लिए। मतलब अल्लाह ने इसको ये पैसे अता करने थे मेरे वसीले से, लेकिन ये इसने हराम जो है वो समझ के ले लिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आखिर पर मैं ऑडियंस को, व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई मुश्किल आए तो ये अशार ज़रूर जहन में रखिएगा कि झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना। मैं अक्सर ये तनाई में बैठ के ये बड़ा पढ़ता होता हूँ कि झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ीं है हुजूर देखे ना, किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारी आँख में खुशियों का रक्स होता था, आज यहाँ दर्द मकी है हुजूर देखे ना। फिर जिस टाइम आपको अता हो जाए तो फिर मैं बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला,
हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन कराम, अब इख्तितामी कलमात जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकते कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा नसीहत है इन अशार के अंदर। असद जाफ़री को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में एक और ऐसी शख्सियत लेकर आएंगे जो इसी तरह की इंस्पिरेशन स्टोरी रखती होगी जिससे आप कुछ सीख ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।